चलिए आज बात करते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसमें बायोज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी कन्वेंशन हैं उसके हम बात करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसकी हम बात करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें पहला आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास देखने को मिलेगा यूएनएफसीसी को, जिसको अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इसको फर्स्ट जो है अर्थ समिट के नाम से जानते हैं 1992 को। यह ब्राज़ील के अंदर अगर आप देखोगे, ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जनेरियो के अंदर हुआ था और इसी कारण से इसको रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट तो यूएनएफसीसी का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म है यूएनएफसीसी का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये दो और कन्वेंशन हुए थे, यानी ये तीन कन्वेंशन का ये सीरीज माना जाता है। इसको थ्री सिस्टर ऑफ ये रियो के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपको कन्वेंशन देखने को मिलेगा यूएनएफसीसीडी। यूएनएफसीसीडी के अंतर्गत अगर आप देखोगे मरुस्थलीय रोकने के लिए, डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए इसका उपयोग हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन, यानी डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल आया था। और ये थर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ यूएनसीबीडी। यूएनसीबीडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसके सीरीज में आगे चल करके कार्टागोना प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा 2000 ईस्वी में, और नागोया प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा 2010 में। तो चाहे कार्टागोना पूछे, नागोया पूछे या यूएनसीबीडी पूछे, ये सब जो है जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी को के लिए ये प्रोटोकॉल हैं। और यूएनसीसीडी ये डिजर्टिफिकेशन के रोकने के लिए, यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए। और ये सब ये आते हैं एक अम्ब्रेला के अंदर, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस या फर्स्ट रियो कॉन्फ्रेंस या फिर फर्स्ट जो है अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इसी में एजेंडा 21 को अपनाया गया। तो ये भी जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21। और यहाँ पर ये भी निश्चित किया गया कि अब यहाँ पर हम लोग सभी, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो सभी लोग मिलेंगे और वार्षिक रूप से सम्मेलन होगा। और इसको हम सीओपी के नाम से जानेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये वार्षिक रूप से हर साल जो है मिलने की बात की गई थी, यानी सीओपी भी निकल करके इसी से आया था। अब आगे चल करके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरा ये हमारे पास आता है प्रोटोकॉल, वो आता है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ ये क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का आप देखोगे बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। इसको ये कॉप जो मैंने बताया कि यूएनसीसीडी का यानी फर्स्ट रियो समिट के अंदर कहा गया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी, उसी का ये कॉप 3 था 1997 के अंदर हुआ था। इसमें 6 जो है ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी, जिसमें आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड था, साथ में मीथेन था, उसके बाद से नाइट्रस ऑक्साइड था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, परफ्लोरोकार्बन था, सल्फर हेक्साक्लोराइड था। तो ये सारे गैसेस की बात करी। ध्यान रहे इसमें आपके प्रश्न क्या बनना है, इसमें किसी भी तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं किया गया था। तो यह जो है इसमें जब भी ऑप्शन देगा तो आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा जा सकता है या फिर जो है सल्फर डाइऑक्साइड पूछा जा सकता है। तो इसमें सल्फर हेक्साक्लोराइड था, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं था। और विषैली गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था। अब ये जो है 11 दिसंबर 1997 को यहाँ पर सभी देशों के सिग्नेचर शुरू हुए और 16 दिसंबर 2005 को जब ये लागू किया गया, यानी 2005 से यह लागू है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं ये सीबीडीआर। सीबीडीआर क्या है? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी देशों को कहा गया कि सभी लोगों के समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी होगी। यानी जो विकसित देश हैं वो उनके लिए कटौती करने के पैमाना अलग अलग रखे गए। जैसे यूरोपियन संघ के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए 8% की बात की गई थी, जापान के लिए 6% की बात की गई थी। और ये हर देशों पर जो है ये उनके स्वेच्छा पे छोड़ा गया था। इसी के अंदर अगर आप देखोगे इन क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग की भी बात हुई थी। कार्बन ट्रेडिंग का ये अलग से कंसेप्ट जो है आपको समझा देंगे। बस आप ये ध्यान रखो शॉर्ट में कि एक कोटा निश्चित किया गया था कि हर देश जो है इतना ही कार्बन उत्सर्जित करेगा। अगर उससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है तो उसको जो कम देश ये कार्बन उत्सर्जित करता है उससे वह खरीद सकता है उस क्रेडिट को। और ये अब हालांकि ये बाद में चल करके ये नेगेटिव पॉइंट भी माना गया। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर
ईटी की यानी इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, इसमें ये आया। फिर उसके बाद जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात किया गया था कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को अपने टेक्नोलॉजी साझा करेंगे ताकि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज में कटौती किया जाए, किस तरह से जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको देखने को मिलेगा, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी पॉइंट जो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि यह जितने भी डेवलपिंग देश थे ये उस पर बाध्यकारी नहीं था, लेकिन डेवलप जो देश थे उनके लिए जो है जिम्मेदारी तय कर दिया गया था। हालांकि वो स्वेच्छा से ही वो अपने एक लेवल पे कटौती करने के लिए सहमत हुए थे, जिसमें आप यूरोपियन यूनियन का मैंने बताया कि ये 8%, साथ ही साथ जो है जापान का 6%। अगर यूएसए का पूछे तो यूएसए जो है ये लगभग 7% जो है यूएसए का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल को आप 1997 में ध्यान रखिएगा। 6 गैस हैं इसमें, और यहाँ पर सीबीडीआर आया था। डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बाध्यकारी नहीं था। अब यह जो है यहाँ पर देखोगे ये लगातार जो है 1997 से लेकर के 2012 तक ये लगातार चलता रहा। फिर 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुआ दोहा के अंदर, जिसको दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। और 2012 के बाद 2013 से लेकर 2020 तक लगातार जो है दोहा संशोधन में जो भी मैकेनिज्म निकल कर के आया है ये चलता गया। तो अगर ऐसे समझो कि ये क्योटो सम्मेलन का फर्स्ट फेज जो है ये 1997 से लेकर के 2012 तक, और सेकंड फेज जो है 2013 से लेकर के 2020 तक जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आपको सम्मेलन देखने को मिलेगा जिसको आप पेरिस सम्मेलन के नाम से जानते हो। अब ये 2015 के अंदर जो है पेरिस सम्मेलन होता है। यानी अगर पेरिस सम्मेलन की बात किया जाए, ये पेरिस सम्मेलन जो क्योटो प्रोटोकॉल था उस क्योटो प्रोटोकॉल के ही बातों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इसमें कहा गया कि हम जो है प्री ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीरियड तक के जो वैश्विक तापमान वृद्धि था, यानी जितने डिग्री पे वैश्विक तापमान था वहाँ से हम 2 डिग्री तक जो है रोकने की कोशिश करेंगे। और ये प्रयास करेंगे कि वो 2 डिग्री भी ना पहुँचे, 2 डिग्री भी ना पहुँचे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही जो है टेम्परेचर, ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर बढ़ा रहे। और अब जो उसमें ये सभी देशों के लिए कॉमन और डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया गया था, उसके जगह पे यहाँ पर एक नए मैकेनिज्म की शुरुआत हुई, एनडीसीएस, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये बाइंडिंग था सभी देशों के लिए, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया था, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप कंट्री हो, सभी देशों के लिए जो है ये कहा गया था। हालांकि कुछ विकासशील देश थे उनको कुछ सालों की जो है छूट दिया गया था और कहा गया था कि जो विकसित देश है वो 100 बिलियन जो है इन लोगों को ये प्रदान करेंगे, उस मतलब उनको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर कार्बन मार्केट को की भी बात की गई थी। तो इसकी जो पेरिस समझौता के अंदर जो आर्टिकल 6 है वो कार्बन मार्केट की बात करती है, कार्बन ट्रेडिंग के अंदर कार्बन मार्केट की बात करती है। तो पेरिस कन्वेंशन के अंदर पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि 2015 में हुआ, ये सभी देशों पे बाइंडिंग है। हालांकि सभी देश अपने कोटा का निर्धारण खुद से करते हैं, स्वेच्छा से इन्होंने निर्धारित किया है। और इसके अंदर जो है यहाँ CDS आया था, सॉरी NDC आया था, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात आया था। तो ये जो है हम यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ कहा गया है कि हर 5 साल के बाद जो है इसकी समीक्षा की जाएगी कि कितना जो है हम लोग ये उत्सर्जन किए, कितना जो है कटौती किए। तो इसकी बात जो है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर किया गया। ठीक, अब जो है उसके बाद जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि वो इतने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसमें आप ये बात भी जान जाओगे कि किसके लिए ये सम्मेलन हुआ, किस चीज़ के लिए, तो इतना बहुत होगा। जैसे यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले आपको 1987 में देखने को मिलेगा। ये ओजोन डिप्लेशन से आया था और जो CFCs गैसेस हैं इनको जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, मतलब स्टेप वाइज स्टेप जो है धीरे धीरे कम करना था। और इस CFCs के जगह पे हम HFCs का यूज करेंगे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे हम या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करेंगे। तो ये अब फिर 1987 में क्लोरोफ्लोरो को तो समाप्त किए, लेकिन दूसरी समस्या जो है HFCs कहा गया।
तो HFC को ख़त्म करने के लिए, उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि ईगाली संशोधन किया गया, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको रामसर कन्वेंशन देखने को मिलेगा 1971 में, जो वेटलैंड के रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसी कारण से 2 फरवरी को आप वेटलैंड डे के रूप में मनाते हो। फिर यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो स्टॉकहोम सम्मेलन आपको 1972 में देखने को मिलेगा। यह जो है UNEP की यहाँ पर यह स्थापना हुई। फिर उसके बाद साइट्स जो है 1978 में देखने को मिलेगा, जो ये विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उन, या फिर जो इलीगल उनकी मार्केटिंग होती है, उन पे रोक लगाने के लिए बात आया था। फिर वियना कन्वेंशन के अंदर यह ओजोन संरक्षण की बात किया गया था। तो ओजोन के लिए 2 महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कभी नहीं भूलना है, दूसरा जो है वियना सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ कॉप हुए हैं जो बहुत आपको जो है महत्वपूर्ण आप देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भारत की दृष्टि से, भारत के एग्ज़ाम की दृष्टि से आप देखोगे COP26 इम्पॉर्टेंट है। COP26 के अंदर जो है पंचामृत घोषणा किया गया है। प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर पंचामृत घोषणा किया गया और कहा गया कि भारत जो है 2070 तक, यह जो है कहाँ तक, 2070 तक जो है जीरो कार्बन कर लेगा। जीरो कार्बन, ये पंचामृत क्या है, 5 जो है इसमें घोषणाएं की गई। पहला किया गया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, अपने जो गैर जीवाश्म ईंधन है उस, ये ईंधन को हम 500 गीगावाट तक जो है डेवलप करने का ये करेंगे, यानी अपनी कैपेसिटी को हम बढ़ाएंगे। दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है, उस रिन्यूएबल अपने टोटल एनर्जी में रिन्यूएबल ये एनर्जी को हम 2030 तक ही 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तीसरी इसमें आप देखोगे 2030 तक ही ये आपको देखने को मिलेगा कार्बन में 1 अरब टन की कटौती करने की बात किया गया था। 1 अरब टन की कटौती की बात किया गया। चौथा आप देखोगे यहाँ पर कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के लिए 2030 तक यहाँ पर 45% जो कार्बन इंटेंसिटी था इसको कम करने की बात किया गया था। मतलब पहला ये आप देखोगे, हाँ, ये जो 4 आपको देखने को मिलेगा, ये 2030 तक का टारगेट रखा गया है। पहला ये नॉन फॉसिल फ्यूल के जो है हम 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। 2030 तक जो है हम अपने ऊर्जा ज़रूरतों को 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तीसरा, हम कार्बन के उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेंगे। और चौथा आपको देखने को मिलेगा, हम कार्बन इंटेंसिटी के अंदर जो है 55% से भी कम करेंगे। और पांचवा टारगेट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। तो ये 5 जो कंसेप्ट दिए गए, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है पंचामृत गोल्स के नाम के से जानते हैं। तो ये 2021 के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा, ग्लासगो के अंदर ये हुआ था। ठीक, तो COP26 जो है आपको इसलिए याद रखना है। आगे चलते हैं। कॉप्स ये 27 जो है ये मिस्र के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखना है, कूल डाउन फेज का कंसेप्ट जो है इसी के अंदर ग्लासगो के अंदर अपनाया गया था। ये 28वां कॉप जो है, यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए ये बात हुआ और पहली बार देश जो है फॉसिल्स फ्यूल को नहीं यूज करने पे सहमत हुए थे। पहली बार जो है ऐसा हुआ था, जो दुबई के अंदर 28 कॉप हुआ। अभी 29 कॉप की अगर हम बात करें तो जो बाकू के अंदर आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1.3 जो है ट्रिलियन डॉलर के नया जो है एक फ़ंड क्रिएट किया गया है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा बेसल कन्वेंशन है 1989 के अंदर, ये कचरे के नियंत्रण के लिए है। रॉटरडम कन्वेंशन की बात करें, ये भी कचरे के लिए है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये भी जो है यहाँ पर आप जो POPs हैं उनको समाप्त करने की बात करता है। इसके बाद 2013 में आपको मिनीमाता कन्वेंशन देखने को मिलेगा। ये मरकरी के से होने वाले रोग और उससे उत्सर्जन पे जो है रोक लगाने की बात करता है। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया तो ध्यान रखिएगा कि एक स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है 1972 में हुआ था, 1972 के अंदर हुआ था। और इसी से समय जो है पर्यावरण में हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किए थे। ये 5 जून को हुआ था।
तो वह जलवायु परिवर्तन से स्टॉकहोम 1972 वाला है, और 2001 वाला ये कार्बन पॉल्यूशन के पीओपी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपको वान कन्वेंशन याद रखना है। वान कन्वेंशन के बारे में अगर देखें तो ये प्रवासी प्रजातियों के लिए है। और लास्ट जो COP30 हुआ था 2025 में, नवंबर 2025 में, यह बेलम में हुआ था। और यह जो पेरिस के समझौता था, इसको कहा गया था कि हम रिव्यू करेंगे, उसी के रिव्यू के पर ये बात किया गया था। और जो 2% पे रोकने की बात किया गया था, और फिर उसको कहा गया था कि हम जो है 1.5 पे हम रोकने की बात करेंगे। इस प्रतिबद्धता को दोबारा दोहराया गया, और इसके लिए अमेजन वर्षा वनों के संरक्षण की, आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो है ये वनों का लॉस पिछले 10 सालों में अमेजन वर्षा वनों में हुआ है, तो उनके संरक्षण की बात किया गया। साथ ही साथ जो है 2023 तक जो है वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सरकारों को एक आवश्यक कदम उठाने की बात की गई। तो इतने जो है ये कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे जलवायु परिवर्तन से हैं, जो अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस चीज़ को ये आप सेव करके रख लो, विभिन्न एग्जाम में आपको काम आएगा। अभी आपको हाल ही में जो एग्ज़ाम होने हैं इसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ऐसे जानकारी के साथ। तो बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, मैं ज़रूर आप तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।